So, hello everyone. Good evening, everyone. Or I would like to highlight कि the irony of this session is कि the session was of 9:30, but only four people have joined, despite voting for a lot of demand. So most people are relying on the recorded session, I hope. Anyways, guys, you can also open up your cameras. So I'll have some sort of feedback mechanism, like I'll feel like I'm talking to people. तो थोड़ा सा ना मैं मोटिवेशन के साथ शुरुआत करूँगा कि क्योंकि बहुत टाइम से ना अब 2-3 महीने सबको हो गए हैं तो शशि यू आर फाइन विथ मी स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ना. Yep. हाँ तो 2-3 महीने. सुशांत, व्हाट अबाउट यू? Yeah, it's fine. हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अब 2-3 महीने हो गए हैं पढ़ाई करते हुए. तो अब ये हो जाता है कि 2-3 महीने बाद एक अजीब सा इनर्शिया सेट इन हो जाता है. मतलब स्टार्टिंग में एंथुसियाज़म बहुत रहता है, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं, फिर 3 मंथ मार्क मैं बोलूँगा मेरे एक्सपीरियंस में रहा है कि 3 महीने तक पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है. उसके बाद सडनली देयर कम्स अ ड्रॉप की रियलिटीज़ ऑफ लाइफ सेट इन और बहुत सारी सिचुएशंस आने लगती हैं. सब्जेक्ट्स, आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स. तो फिर लगने लगता है कि यार पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी हो गया, अब तीनों का रिवीजन एक साथ कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और देन यू स्टार्ट हैविंग दीज थॉट्स कि मेरा होगा कि नहीं होगा. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ ऑल. मतलब कि सबसे पहली फीलिंग जो आती है कि आई एम आउट ऑफ द रेस. दैट इज़ योर ब्रेन्स कॉलिंग कि सब डाउन द रोड जा रहा है, सब डाउन हिल जा रहा है. अब मेरा चांस नहीं लग रहा है. अब ऐसा लग रहा है कि मतलब फोमो हो रहा है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है ढिमका, और ऐसा लगता है कि नहीं होगा. तो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ना खुद से एक सवाल पूछना कि व्हाट इफ़ डिस्पाइट ऑल दिस ऑड्स आई कैन मेक इट. मतलब दैट व्हाट इफ़ इज़ द काउंटर टू एवरीथिंग. मतलब हर साल 200 लोग टॉप 200 रैंक्स मान लो, हर साल 200 लोग ने फॉर्मूला क्लियर कर लिया है कि ऐसे एग्ज़ाम क्लियर करना है. These people are continuously becoming IRS, then IPS and then IAS, and in some cases other services also. So ऐसा क्या उन चीज़ों में कॉमन है कि they have figured out a certain formula कि every year they are able to crack the exam. तो you have to remind yourself constantly on a daily basis कि if other people have done it so you can too. एंड आप ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ यूनिकॉर्न कंपनी और अ $1 billion कंपनी की यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. You are doing something which has been replicated by thousands of people over the last few years. And there is a formula to it. There is a method to this madness. So, अभी के टाइम पे speaking as of August 14th, you have got ample time to correct your course. अगर आपको ऐसा लगता है कि you are out of the race एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना. आपको बस खुद को ये रिमाइंड करना है कि व्हाट इफ़ आई कैन मेक इट. जस्ट sit down with yourself for 15 minutes or half an hour and just imagine that scenario कि starting 14th of August from today, if I do certain things, and then try to imagine and picturize those things कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, एंड उस वॉट इफ़ का आंसर निकालो. तो वो जो वॉट इफ़ है ना, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है लोगों के लिए. तो मेरे लिए भी वो था कि आई रिमेंबर 2023 का प्रीलिम्स वाज अ डिज़ास्टर फॉर एवरीवन. मतलब एवरीबडी, उसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ था. एंड उस साल मैंने जनवरी में और मार्च में 2 शादियां अटेंड करी थी. दैट वेस्टेड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 days ऑफ माई टाइम. एंड आई वॉज वेरी वेरी एंक्शियस कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन क्या हुआ था कि जाते जाते मैं सेंटर तक जा रहा था. मैं अकेले कार ड्राइव करके जा रहा था. देयर वाज नो बडी टू ड्रॉप मी टू द सेंटर. एंड मैंने एक रात पहले अपने कज़न के साथ सेंटर का रास्ता देख के आया था. और मेरा सेंटर जो था वो जो भोपाल रेलवे स्टेशन है उसके साइड से एक गली जाती है, उधर पे वो सेंटर था. तो मेरे कज़न ने दिखाया कि ये भोपाल रेलवे स्टेशन है एंड आप इधर से साइड से जाना और ये सेंटर है. हम लोग देख के आए. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि आई एम नॉट डाइवर्जिंग हियर, जस्ट हियर मी आउट अ लिटिल बिट ऑफ द स्टोरी. व्हाट हैपेंड वाज सुबह सुबह मैं गया और प्लेटफॉर्म के बगल में देख रहा हूँ कोई गली नहीं है.
बिकॉज मेरे कज़िन ने जो मुझे रास्ता दिखाया था वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से था and I reached on platform number 1. So I had a major panic attack at that point of time and I found out the way somehow. Thankfully, I wasn't late to the center. And despite that anxiety and everything, I gave the prelims and I cleared it with 10 plus marks. So that is to tell you guys that sometimes situations might feel against you, but feelings are not always right. Feelings are not always right. This is what you have to remember. So whatever you're feeling right now कि FOMO हो रहा है, I'm missing out on something, guilt हो रहा है, anxiety हो रही है, these are all just feelings. What I would want you guys to have is something I call as a cookie jar. Cookie jar is basically आपके पास एक collection है and it is a collection of memories and those memories are of your achievements. खुद से बैठ के ये पूछो कि यार मैंने क्या क्या कर लिया है. मैंने पॉलिटी कर लिया है, मैंने जोग्राफी कर लिया है, मैंने एथिक्स कर लिया है, मैंने आंसर्स लिखे हैं. एंड थिंक ऑफ अनदर सिनेरियो जहाँ पे आप ये सब नहीं कर रहे होते तो क्या. मतलब इमेजिन इफ़ यू वुड हैव नॉट जॉइन दिस प्रोग्राम और एनीथिंग एल्स, मतलब समथिंग वुड हैव पैन्ड आउट डिफरेंटली फॉर यू. मतलब सम पीपल आर नॉट राइटिंग आंसर्स डिस्पाइट जॉइनिंग द प्रोग्राम एंड आई फील मतलब बैड अबाउट इट कि बिकॉज मेरा तो मानना ये है कि अगर आपने मुझे XYZ अमाउंट ऑफ मनी दी है तो आप उसका 5 गुना मेरे से एक्सट्रैक्ट करो. तो व्हाट आई फील इज़ कि हैव अ कुकी जार ऑफ दोज मेमोरी एंड योर अचीवमेंट्स एंड राइट देम डाउन ऑन पेपर कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें करी है, ये चीज़ें करी हैं. एंड एक UPSC के सेपरेट लिस्ट बनाओ कि मैंने UPSC में क्या क्या कर लिया है. मैंने पॉलिटी ख़त्म कर लिया, मैंने एथिक्स, मतलब दैट इज़ अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल ऑन अ डेली बेसिस. मार्क मतलब एक टैली काउंटर जैसा रखो कि मैंने इतने आंसर्स लिख लिए, मैंने इतने MCQs सॉल्व कर लिए. लाइक ऐड टू दैट टैली काउंटर ऑन अ डेली बेसिस एंड दैट इज़ योर कुकी जार, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ. वेन एवर यू फील लाइक यू आर मिसिंग आउट, जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, जब भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वो जो वॉट इफ़ का आंसर है ना कि वॉट इफ़ आई मेक इट हैपन, वॉट इफ़ लाइक यू नो आई वर्क रियली हार्ड, वॉट इफ़ एवरीथिंग फॉल्स इन माई फेवर एंड इट विल. एंड you have the proof, you have the evidence in front of your eyes. Yaar, if I can do these micro achievements, then that macro achievement is not a big deal. That will also happen because these micro achievements are after all a part of that macro achievement. So if I can do 10% of the 100%, then I can also do 20, then I can also do 50, and one day I'll be at 90 and 100. So that is the way to be motivated throughout the way. Now let's come down to timetables and time management. So I will talk on two fronts. First of all is the macro time management and then the micro time management. Macro time management एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखो, आपको ऐसा करना है कि बेसिकली देर आर 2-3 मेजर थिंग्स टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज़ दिस फेज विच विल लास्ट टिल दिसंबर एंड, जो कि आपका बेसिक प्रिपरेटरी फेज़ होता है, राइट. ये सबसे आई वुड से कि मोस्ट केओटिक फेज़ होता है क्योंकि आप साथ ही साथ पढ़ रहे होते हो और साथ ही साथ एग्ज़ाम को समझ भी रहे होते हो. और ये जो है ना, ये सबसे टफ फेज़ इसलिए, इसी में सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, फोमो और मतलब कि आधे से ज़्यादा कंपटीशन भी यहीं जाता है इनफैक्ट. तो ये फेज़ को ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सब गलत जा रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, थिंक ऑफ इट इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि एवरी डे, एवरी आवर दैट यू आर स्टडिंग, यू आर गेटिंग 20 रैंक्स अप. क्वान्टिफाई कर लो उसको. हर घंटे जो आप पढ़ रहे हो, आप 20 रैंक ऊपर जा रहे हो. एंड लाइक स्टार्ट फ्रॉम 10,000. इफ़ यू आर एबल टू डू लाइक 500 hours of study, then I don't know, like calculate, figure it out how many ranks will be up. So उस तरीके से इफ़ यू आर एबल टू क्वान्टिफाई इट कि खुद को मोटिवेशन दो कि ऐसे ऐसे करना है. तो एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिपरेटरी फेज़ है जो दिसंबर तक चलेगा. सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट का जो फेज़ जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो होगा जनवरी से लेकर प्रीलिम्स तक का. और थर्ड जो होगा वो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का. इंटरव्यू के बारे में अपन जब वो दिन आ जाएगा तो उस दिन बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. मोस्ट केओटिक डेफिनेटली, बट ऑल्सो द ईजीएस्ट. तो ये वाला जो फेज़ है ना, इसमें कुछ कुछ एसेंशियल चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको. एसेंशियल्स जो कि मैं बोल रहा हूँ, 5 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको इंश्योर करना है कि वो आपको ख़त्म करना है. सेकेंडली, आपको अपना ऑप्शनल ख़त्म करना है. थर्डली, आपको एज मच एज पॉसिबल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है मेंस के पर्सपेक्टिव से, सो दैट आपके नोट्स भी रेडी हो जाए और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए.
if you're able to do these three things by the end of the year, you will be in a very very absolutely strong position. मतलब तोड़ नहीं रहेगा फिर आपका, क्योंकि बाय प्रिपेयरिंग मेंस आप प्रीलिम्स का आधे से ज़्यादा जो पेरिफेरल नॉलेज है वो भी गेन कर लेते हो. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, भारतीय जनसंघ का लीडर कौन था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपने पहले से दिसंबर ही में ही पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ के रख ली थी, सो यू नो वेरी वेल अबाउट इट. आप डेली करंट अफेयर्स के साथ टच में हो, अपने क्विज सॉल्व कर रहे हो डेली. यू न्यू विच कंट्री वॉज इन इकोनॉमिक क्राइसिस, यू न्यू विच कंट्री वॉज इन न्यूज़ फॉर XYZ रीज़न, यू न्यू कि कोबाल्ट की माइनिंग कौन सी रीज़न में होती है बिकॉज इलॉन मस्क ट्वीटेड अबाउट इट. तो मतलब ये वाला जो फेज़ है ना, ये काफ़ी क्रूशियल है बिकॉज इट लेज डाउन योर फाउंडेशन एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर व्हाट्स येट टू कम. क्योंकि होता ये है कि यहाँ पे ये जो 3-4 महीने हैं ना, यहाँ पे और जगलिंग एवरीथिंग. आपको बेसिक भी ख़त्म करना है, आपको ऑप्शनल भी ख़त्म करना है. उसके बाद थिंग्स गेट ईजियर बिकॉज आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू कर देते हो. प्रीलिम्स में क्या होता है ना, अब देखो, अब बात करेंगे जनवरी से लेकर प्रीलिम्स तक की. तो जैन से प्रीलिम्स तक क्या होगा कि प्रीलिम्स में यू नो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत डिफाइंड चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती आई हैं और काम करेंगी. दोज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, सम ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर. ये 5-6 चीज़ें हैं. इफ़ यू कैन रिवाइज स्टैटिक like 5-6 times in that period, practice 2 test series and prelims के previous year questions like 5 to 10 times, you are very well sorted for prelims. ये सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं. अब कंपेयर दैट टू अभी what situation you are in right now. अभी यू आर बाउंड टू फील वेरी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. उस टाइम आपके पास एक बहुत डेफिनेट पाथवे रहेगा, यार ये इतने से इतने तक पॉलिटी रिवाइज करना है, पॉलिटी के टेस्ट लगाने, इतने से इतने इकोनॉमी रिवाइज करना है, इकोनॉमी के टेस्ट लगाने हैं. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, अब आपने फिर से टेस्ट लगा लिया, एक मेजर FLTs दे लिए एंड यू फील रेडी फॉर प्रीलिम्स. सिमिलरली फॉर मेंस, आपके पास मेंस के नोट्स रेडी रहेंगे. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. नोट्स पढ़े, टेस्ट सीरीज़ लगाई, नोट्स पढ़े, टेस्ट सीरीज़ लगाए. दैट इज़ ऑल मेंस इज़ अबाउट एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट प्रीलिम्स इज़ ऑल्सो अबाउट. जो मेजर दिक्कत वाली बातें होती है ना, वो इसी टाइम पीरियड में होती है जिसमें अभी आप लोग हो. तो इसके लिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि थ्रो योर टाइम टेबल्स आउट ऑफ द वे. लाइक स्टॉप वर्किंग इन टाइम टेबल्स. क्योंकि हर कोई डिसाइड करता है कि यार मैं 6:30 बजे पढ़ने बैठूंगा और 6:30 बज जाते हैं, 6:35 हो जाते हैं, 6:35 और 6:35 पे और लाइक नहीं, नाउ आई विल सिट डाउन एट 7 PM. 7 PM हो जाते हैं, 7 पे यूर लाइक 7:05 हो गए, 7:02 हो गए एंड देन यूर लाइक 7:30 पे पढ़ेंगे. सो एवरीबडी फेसेस दिस, आई हैव ऑल्सो फेस दिस. सो टाइम टेबल्स नेवर वर्क, दे हैव नेवर वर्क एंड द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज कि टाइम टेबल्स आर वेरी मैकेनिकल. दे आर मेड ऑन एक्सेल शीट्स, दे आर मेड ऑन कि ऐसे बॉक्सेस में इतने से इतने टाइम, इतने से इतने टाइम. बट us humans on a daily basis do not function like that. किसी दिन आपकी नींद 9 घंटे की रहेगी, यू विल फील स्लगिश, तो भी आप टायर्ड फील करोगे. किसी दिन 6 घंटे में भी यू विल फील वेरी एनर्जेटिक. तो कुछ कहना नहीं है. किसी दिन यू माइट बी डाउन विथ फीवर और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है. सो एक मैकेनिकल प्रोटोटाइप को लेके उसको अपनी नॉन मैकेनिकल जीवन में अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से. बट अब इसके ऑल्टरनेटिव पे बात करते हैं कि इफ़ नॉट टाइम टेबल देन व्हाट. तो ये चीज़ मैंने काफ़ी सारे लोगों को 1-to-1 सेशंस में भी बोली थी कि Casey Neistat, you can see his poster behind me. Casey Neistat, I follow this vlogger. He's a very cool guy. So he had a very nice quote. Without a goal post, you cannot score. And I live by that quote. मतलब it's very deep when you think about it. So without a goal post, you cannot score. अब इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मेरे को पॉलिटी ख़त्म करनी है. अब मुझे ये बताओ कि ख़त्म करने का मतलब क्या है. व्हाट डज़ ख़त्म करना मीन. आपने खुद से बोल दिया कि यार मैं पॉलिटी ख़त्म करूँगा, मैं इकोनॉमी ख़त्म करूँगा, बट आपने ये नहीं डिफाइन किया कि उस ख़त्म करने का मतलब क्या है. व्हाट डज़ ख़त्म करना मीन. डज़ इट मीन 2 रीडिंग्स, डज़ इट मीन 3 रीडिंग्स विथ हाईलाइटिंग, डज़ इट मीन 4 रीडिंग्स विथ सॉल्विंग MCQs. हाउ मेनी रिविजन्स ऑफ पॉलिटी डू यू वांट. डज़ इट इंक्लूड राइटिंग मेंस आंसर्स ऑल्सो. मतलब आपने वो कंप्लीशन, वो गोल पोस्ट बनाया ही नहीं जिसमें आपको गोल मारना है. अब बिना गोल पोस्ट की, यू आर जस्ट लॉन्चिंग पेनल्टी हियर एंड देयर. तो उसमें यू विल नॉट गेट दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन. एंड गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ कंप्लीशन एंड प्रोग्रेस इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब तक आप
आपको ये नहीं फील होगा कि यू हैव ऑलरेडी मेड प्रोग्रेस, तब तक आप आगे प्रोग्रेस कैसे जाना है ये नहीं सोच पाओगे, राइट? सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट फीडबैक लूप्स अ लॉट, कि खुद के साथ जो आपका फीडबैक लूप है ना, उसको बहुत क्विक बनाओ, उसको बहुत छोटा बनाओ, उसको शॉर्ट बनाओ. मतलब सेट स्मॉल टारगेट्स, सेट रियलिस्टिक टारगेट्स, एंड उसके बाद में उनको अचीव करके फील गुड अबाउट देम, एंड देन सेट क्विकर टारगेट्स सब्सिक्वेंटली. That is much better than setting ambitious targets and falling short of them and then feeling bad about it and going in a downward spiral. वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है. बिकॉज होता ये है कि यू पहले तो आपने एक दिन गिल्ट में बिताया, अगला दिन गिल्ट से रिकवर करने में बिताया, थर्ड डे आपको पता चलता है कि पूरा मोमेंटम टूट चुका है पढ़ाई का, तो पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है. परसों नरसों तक 3-4 घंटे सिटिंग हो जा रही थी, अब तो 1 घंटे भी नहीं हो पा रही है. नाउ यू आर बैक टू स्क्वायर वन. तो इंस्टेड ऑफ दैट सेट माइक्रो टारगेट्स, छोटे छोटे रियलिस्टिक जो आपको लगते हैं, एंड अटैच अ टाइम स्टैम्प टू इट, कि यार इसको इतने टाइम में करना है और इसको करने का, ख़त्म करने का मतलब मेरे लिए ये है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस लिखने के लिए. अब खुद से बैठ के पूछो कि मेरे लिए सोशल जस्टिस का कंप्लीशन क्या होगा. इफ़ आई कैन राइट ऑल द आंसर्स विच अर्पित हैज़ गिवन मी, फर्स्टली, if I can develop notes on the topics that he has mentioned, and I can maybe read those notes once or twice. अब आपने डिफाइन कर दिया, अब आपने गोल पोस्ट बना दिया जहाँ पे आपको स्कोर करना है, राइट? नाउ यू अटैच अ टाइम टू इट, कि हाउ मच टाइम डू आई अकम्प्लिश दिस फैक्ट. अब इसके बाद में टाइम अटैच करो कि चलो सोशल जस्टिस के लिए 1 हफ्ता दिया है, मे बी आई टेक 10 days. 10 days इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मी. ठीक है, 10 days में यू हैव टू इंश्योर कि यू आर कंप्लीटिंग सोशल जस्टिस. ऐसे स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल यू शुड ऑपरेट इन दिस वे ओनली, एंड यू गाइज हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ कि आप लोगों को ना टाइम चुराना पड़ेगा. मतलब कि इधर उधर से ना स्टील करना पड़ेगा. ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होंगी, गपशप होंगी, पॉलिटिक्स की बातें होंगी, बिग बॉस के बारे में, क्रिकेट के बारे में, मार्केट्स के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. You will have to be very focused and kind of obsessed with this exam in order to be in the track. क्योंकि क्या होता है कि एक कंटेक्स्ट स्विचिंग नाम की चीज़ होती है. मतलब साइकोलॉजी जिसने पढ़ी होगी, आई थिंक दे विल नो अबाउट इट समहाउ, कि व्हेन यू आर डूइंग वन टास्क एंड व्हेन यू स्विच फ्रॉम टास्क ए टू टास्क बी, तो एक देयर इज़ अ लैग पीरियड होता है, जिसको मतलब कि बोलते हैं कि आपका ब्रेन नए इन्वायरमेंट में नई इन्फॉर्मेशन से एडजस्ट करता है. तो वो लैग टाइम आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज जो लोग फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब कि दिन भर पढ़ाई है, तो उनके कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट उतना स्विच नहीं हो रहा है. बट आप ऑफिस जा रहे हो, आपके आसपास के लोग बदलेंगे, आपके आसपास की इन्वायरमेंट बदलेगा, खाना पीना बदलेगा, ठीक है, एंड देन सडनली यू आर इन योर रूम सराउंडेड बाय बुक्स. तो वो जो कंटेक्स्ट स्विच है ना, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो जो कंटेक्स्ट स्विच करने का टाइम है उसको आप कितना मिनिमाइज़ कर सकते हो. और उसको मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ना कुछ छोटी मोटी चीज़ आधे पौन घंटे पढ़ के जाओ, फॉर हाफ एन आवर एंड 45 minutes रीड समथिंग, सो दैट सुबह सुबह उठ के पढ़ोगे तो वो दिन भर आपके दिमाग में बैठी रहेगी, कुछ ना कुछ चलते रहेगा. वेन एवर इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, डिलीट इंस्टाग्राम फ्रॉम योर ऐप. आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, ऐसा सोशल मीडिया यूज़ मत करो, बट अगर लग रहा है कि डेट्रीमेंटल है, रिप्लेस इट विद समथिंग लाइक द इंडियन एक्सप्रेस ऐप और द हिंदू ऐप, और या फिर इन शॉर्ट्स वगैरह, या गूगल न्यूज़ इज़ ऑल्सो ग्रेट, राइट? उसमें अच्छे अच्छे जो इकोनॉमिक टाइम्स और फर्स्ट पोस्ट वगैरह को सब्सक्राइब कर लो, यू विल स्टार्ट गेटिंग ऑल देयर पोस्ट ऑन टॉप, राइट? तो यू विल गेट हेडलाइंस ऊपर से. सो इट विल बी लाइक अ जेंटल नज एंड अ रिमाइंडर टू योर ब्रेन कि हाँ यार, यूपीएससी से थोड़ा अटैच रहना. एंड ये चीज़ मैंने कुणाल को भी पर्सनली रिकमेंड करी थी. आई एम रिकमेंडिंग ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप ऑफिस जाते हो ना, तो पढ़ते समय क्या किया करो, ऐसे एक पेज पे ना ऐसे कीवर्ड्स लिख लिया करो, like this, like ऐसे करके keywords, and you can just scribble the entire page with it, and एक पेज को ना अपने पास में रख लो, जेब में डाल लो फोल्ड करके. हाँ एग्जैक्टली ऐसे. तो उस पेज को जेब में डाल लो, और वेन एवर यू आर इन द ऑफिस उस पेज को खोला और उन कीवर्ड से कोशिश करो याद करने की मैंने इस बारे में क्या पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल आपने लिख लिया एयर पोल्यूशन. नो मैं बहुत जेनरिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आपने लिख लिया एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से आपको क्या क्या याद आ रहा है, कौन से एक्ट्स याद आ रहे हैं, कौन कौन सी बॉडीज़ याद आ रही हैं, क्या एग्जांपल्स याद आ रहे हैं, कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर्स याद आ रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अटैच्ड टू इट. ऐसा ऐसा करके जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट फ्रॉम योर हेड. एंड दिस इज़ अ वेरी
क्विक एक्सरसाइज विच विल कीप यू इन टच विथ योर एग्जामिनेशन, बहुत ही ज़्यादा। तो वो दिमाग में आपके प्रोसेस चलते रहेगा। एंड ये तो है कि कहीं ना कहीं will have to sort of become obsessed with this examination to have a great chance of clearing it, कि आपको ना अपना कहीं होल सोल बनाना पड़ेगा कि एट द बैक ऑफ द माइंड इट्स ऑलवेज इन योर हेड, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग कि यार आज ये पढ़ा था, चलो लेट्स क्विकली एंकी इज़ अ ग्रेट वे टू डू इट। अगर आपके फ़ोन में एंकी है तो कीप फ्लिपिंग थ्रू दोज एंकी कार्ड्स, राइट। और छोटे छोटे टाइम चुराते रहो। जैसे मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि जैसे सुबह मैंने डेली न्यूज़ एनालिसिस और क्विज़ के लिए रिकमेंडेशन दी है, राइट। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सुबह जैसे आपने ऑप्शनल किया तो लंच टाइम में डेली न्यूज़ और क्विज़ कर लो, और उसके बाद में फिर रात में फिर अपना जीएस पढ़ लो, या फिर सुबह जीएस पढ़ा है तो बीच में उसको एज अ ब्रेक यूज़ कर लो। तो जो ब्रेक टाइम होता है ना छोटा छोटा, उनको यूज़ करके यूटिलाइज़ करो। अब यहाँ पे एक बात आती है पार्किंसंस लॉ की। Parkinson's law is a law which says that work expands to fill the time that is allotted to it. I will repeat it again. Work expands to fill the time allotted to it. So for example, you decide कि you'll write answers in 3 hours. तो आप आंसर्स 3 घंटे में ख़त्म करोगे. You'll not finish it before 3 hours. If you decide you'll write answers in 4 hours, so you'll write answers in 4 hours only. आप उससे पहले नहीं ख़त्म करोगे. So खुद से जब आप अपनी गोल सेटिंग कर रहे हो ना, तो टाइम टेबल्स तो मैंने बोल दिया कि टाइम टेबल्स आर ऑफ नो यूज़, मतलब कि कभी काम नहीं करते हैं। बिकॉज होता ये है कि एक बार आप ऑफ ट्रैक जाते हो तो आपको लगता है कि सारा पूरा खेल ही बिगड़ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स एंड यू विल हैव टू बी एब्सोल्युटली ओके विथ अप्स एंड डाउन्स। आपके ट्रैवलिंग प्लान्स आएंगे, आपके हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं, आपके फैमिली में कुछ हो सकता है, यू विल हैव टू अटेंड सम फंक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड, लाइक शादी वगैरह हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि अनअवॉइडेबल है। तो उस चक्कर में ये सोचना कि यार जस्ट बिकॉज 1-2 दिन मेरा टाइम टेबल ऑफ हो गया इसका मतलब पूरा गेम बिगड़ गया, इज़ वेरी इरेशनल, बहुत अनरीजनेबल बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर कोई, मतलब कि कितने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, किन लोग, मतलब सो मेनी एग्जांपल्स, वेरी इंस्पायरिंग एग्जांपल्स एक्चुअली, जिनके घर में उनके दादाजी की डेथ हो गई थी इन बिटवीन प्रिपरेशन। दे हैड टू मतलब कि सफ़र थ्रू दोज कंडीशंस एज वेल, एंड डिस्पाइट दैट दे क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। तो आपको क्या लगता है कि दे वर स्टडिंग ऑन अ डेली बेसिस विदाउट फेल? ऐसा कुछ भी नहीं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। द मेन थिंग इज़ कि उस चीज़ का गिल्ट नहीं लेना है, बिकॉज गिल्ट इज़ एन यूजलेस इमोशन, इट्स ऑलवेज इन द पास्ट, आई ऑलवेज से दिस। तो गिल्ट उसका मतलब इट्स अबाउट हाउ क्विकली यू बाउंस बैक अप। अब टाइम स्टील करना है तो कैसे करना है, उसके लिए ना यू विल स्टार्ट टू हैव टू बी कॉन्शियस। मतलब बहुत अच्छे तरीके से ना आपको अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा। कॉन्शियस इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अपने फ़ोन पे ना कुछ ऐसा वॉलपेपर सेट कर लो विच रिमाइंड्स यू ऑफ यूपीएससी, राइट। अपने इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें रखो विच रिमाइंड्स यू ऑफ द एग्ज़ाम। इवन इन योर ऑफिस, लाइक ऑफिस के लैपटॉप में कीप अ वॉलपेपर विच रिमाइंड्स यू ऑफ योर एग्ज़ाम। दैट विल इमीडिएटली गिव यू अ स्मॉल नच कि ओके शायद मैं एंकी रिवाइज कर सकता हूँ, शायद मैं करंट अफेयर्स क्विज सॉल्व कर सकता हूँ, शायद मैं स्टैटिक रिवाइज कर सकता हूँ। सो अपने आसपास ना ऐसे रिमाइंडर्स रखो। और ये एटॉमिक हैबिट्स करके एक बुक है जेम्स क्लियर की, बहुत ही अच्छी बुक है। इफ़ यू गेट द टाइम तो समरी पढ़ लेना या कोई वीडियो देख लेना समरी वाला, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। तो उसमें भी यही बात होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप विल पावर से करते हो, बट अपना इन्वायरमेंट एडजस्ट करके आप विल पावर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो, राइट। सो फॉर एग्जांपल आप कोशिश करो कि अपनी बुक्स पास में रखो। मतलब कि इफ़ यू हैव टू डू सम ऑफिस वर्क ऑल्सो, सो डू इट एट द सेम टेबल इन विच यू आर डूइंग, मतलब कि सो दैट क्विकली यू कैन स्विच फ्रॉम योर ऑफिस वर्क टू योर स्टडिंग, राइट। मान लो कि आप इधर बैठे हो और बुक आपकी दूसरे कमरे में रखी है, बिलीव मी इट विल बी अ ह्यूमंगस टास्क टू फेच दैट बुक फ्रॉम देयर एंड देन गो ऑन टू स्टडी। सो इसीलिए आई लाइक कीपिंग ऑल माई बुक्स मेरे डेस्कटॉप में सामने। मतलब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, पीएमएफ, एनवायरनमेंट, ये सारी बुक्स तो हमेशा डेस्कटॉप में रहती। So that any time I need them, I immediately open them up and can read anything, right? So if you want to see, like लक्ष्मीकांत इधर भी रखी हुई दिख जाएगी, बेड साइड पे रखी हुई लिटरली, right? So लक्ष्मीकांत, I sleep with लक्ष्मीकांत basically. Now another thing which I want to address in this journey is perfectionism. कि again वही टाइम टेबल वाली बात आ जाती है। You will have to ditch perfectionism in this journey. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्ज़ाम। आपको रैंक 1 लाने के लिए भी 55% स्कोर करना पड़ता है,
प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए यू हैव टू स्कोर समवेयर अराउंड 45 to 50% ऑल्सो. सो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो. You should always know when to stop reading a subject and when to begin the next one. Completing the syllabus is way more important than finishing one subject perfectly or finishing 3 subjects perfectly. I would much rather have कि आपने पॉलिटी की 2 रीडिंग लगाई है और पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया है बिफोर दिसंबर एंड, रादर देन कि आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करे हैं और बाकी सब बचा हुआ है. सो यहीं पर आती है वो मैक्रो टाइम मैनेजमेंट की बात. इसीलिए आई स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन विद दैट फ्रंट कि इस साल के एंड तक आपको ये रखना है कि सिलेबस ख़त्म होना चाहिए. डोंट एम फॉर द परफेक्ट रीडिंग. प्रोसेस को ट्रस्ट करो, ठीक है ना. वो जो अपना कुकी जार के बारे में बात कर रहा था, अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, वो लिस्ट को देखो बार बार और ये समझो कि यार अगर मैंने 3 महीने में इतना अकम्प्लिश कर लिया है तो मेरे पास अभी 8-10 महीने और लेफ्ट है. 8-10 महीने में एग्ज़ाम भी पास आ जाएगा, मेरे ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, मेरी एफिशिएंसी भी बेटर होगी. आई विल गेट अ मच बेटर हैबिट ऑफ स्टडिंग. सो आई विल बी ट्वाइस एज मोर प्रोडक्टिव इन दोज 2 hours रादर देन वॉट आई एम राइट नाउ. सो ये सोच के सोचो कि अगर मैं 3 महीने में इतना कर सकता हूँ तो बाकी के 10 महीने में कितना कर सकता हूँ यार. ये भी तो सोचने वाली बात है. तो खुद को ये दिलासा दो कि अभी परफेक्शनिज्म इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. राइटिंग द आंसर्स, गेटिंग द कंटेंट आउट, मतलब कि जैसे होता है ना कि राइटर्स लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट उनको सबसे पहले भेजना होता है, एडिटिंग बाद में होती रहती है, ठीक है. सो मतलब कि स्टडी फ्रॉम लो रेजोल्यूशन टू हाई रेजोल्यूशन. पहले बर्ड्स आई व्यू ले लो सारी चीज़ों का, पहले एक रीडिंग सारी चीज़ों की लगा लो, उसके बाद गो फॉर दैट परफेक्ट रीडिंग जनवरी ऑनवर्ड्स. दैट वे यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम मच बेटर. उसके बाद होगा भी ये कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं. यू विल बी एबल टू रीड एवरीथिंग फास्टर, राइट. सो ये एक बात है. देन अनदर थिंग व्हाट आई वांट टू एड्रेस इज कि प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट्स. कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप रिजल्ट्स पे फोकस करो, बिकॉज अभी यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट्स or give examinations or give tests etc. There will come a time when I'll introduce an element of test both for mains answer writing and for prelims. वो समय आएगा और मैं बताऊंगा वो समय कब आएगा. बट अभी सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, या फिर जो बाकी 100 टॉपर्स भी बता रहे हैं, आप उस पर विश्वास करके बस उसको फॉलो करते रहो. मतलब एंड जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो प्रोग्रेस देख रहे हैं. मतलब शशि, कुणाल, सुशांत, मतलब आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू हु हैज़ बीन फॉलोइंग माई एडवाइस मस्ट बी सीइंग द रिजल्ट्स ऑल्सो, है ना. तो उस चीज़ को अभी रिजल्ट्स पे मत फोकस करो कि यार मैं अभी ऐसे आंसर्स लिख रहा हूँ, मेरा मेंस में क्या होगा. मतलब राइट योर आंसर, सबमिट देम टू मी, मैं बताऊँगा ना क्या दिक्कत है, तभी तो आप सुधार पाओगे, नहीं तो कैसे सुधार पाओगे. इमीडिएटली रीच आउट टू मी कि मतलब कुछ कोई दिक्कत हो रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है. एज सुन एज यू फेस अ प्रॉब्लम, इमीडिएटली कम टू मी एंड विल एड्रेस दैट इशू. वही अगेन बैक टू फीडबैक लूप्स. द फास्टर द फीडबैक लूप विथ मी, फास्टर द फीडबैक लूप विथ योर सेल्फ, उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे. सो और हाँ, एक 2 चीज़ें और मुझे बात करनी है. 2 नहीं, एक्चुअली 3 चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है. सो एवरीबडी फेसेस इट, आई ऑल्सो फेस इट, यू ऑल्सो फेस इट. दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे नहीं होता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन. मतलब एक रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो या लर्न करते हो, जब भी आप न्यू स्किल लर्न करते हो, तो आपके ब्रेन में पेन सेंटर स्टिमुलेट होते हैं. मतलब कि न्यू थिंग्स इज इक्वल टू टेकिंग अ पेन. तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है. सो जब आप पेन फील करते हो तो आपका सबसे फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है बॉडी का? टू फाइंड पेन रिलीफ, राइट. एनी फॉर्म ऑफ पेन रिलीफ, whether it might be some sort of bad addiction, whether it might be watching a comforting series, talking to a comforting person, having comforting food, किसी भी तरीके का आप कंफर्ट खोजते हो. तो मेरा ये कहना है कि जितना नीडेड कंफर्ट है ना प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड खुद को वो पहले से दे दो, ताकि आपका मन शांत रहे जब आप पढ़ने बैठो. तो डोंट बी सो हेल बेंट ऑन लाइक ब्रेकिंग एंड बर्निंग योर सेल्फ आउट कि आप जस्ट एकदम एग्जॉस्ट हो जाओ.
सो अपने ब्रेन को और अपने बॉडी को काइंडली थोड़ा ट्रीट करो एंड कीप गिविंग इट ट्रीट्स टाइम टू टाइम. कि कभी आपने मूवी के लिए चले गए, एक आध मूवी देख ली आपने बीच में, महीने में एक आध बार, राइट. यू टेक आउट संडे फ्रेंड से बात करने के लिए, और यू टेक आउट अ सैटरडे जस्ट टू सिट विथ योर फैमिली फॉर सम टाइम. सो गिव योर ब्रेन समथिंग अर्ली ऑन सो दैट वो रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन वाले मोड में ना जाए. पता चले 4-5 दिन आपने लगातार पढ़ाई कर ली 12-12 घंटे, एंड ऑन द 4th डे उसके बाद में यू आर लाइक कि नहीं अब तो मेरे को कुछ तूफानी करना है. So now you're moving here and there, watching, you have started a new TV series and you're binge watching that TV series for 4 days. ये मत करना प्लीज़, बिकॉज वो रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन वाले मोड में एक बार जब ब्रेन जाता है ना तो इट बिकम्स वेरी इम्पल्सिव एंड इट्स हार्ड टू कंट्रोल दैट इम्पल्स. तो फिर उससे वापस लौटने में और ही दिक्कत होगी. तो बैलेंस बना के कीप गिविंग योर ब्रेन एंड बॉडी सम ट्रीट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट इट रिमेन्स लॉयल टू यू, इट लिसन्स टू यू. मतलब ट्रीट योर सेल्फ काइंडली इज़ द बेसिक थिंग. एंड उसके बाद में स्लीप डेट. स्लीप इज़ अनदर इशू विच आई वॉन्ट टू एड्रेस. कि इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली तो यू विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो अप्रोप्रिएट टाइम है, इट माइट बी 6 फॉर समवन, इट माइट बी 9 फॉर समवन, जो भी आपको रेस्टफुल स्लीप देता है, मेक श्योर यू आर टेकिंग दैट स्लीप. एल्स जो एफिशिएंसी आनी चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी, मतलब फॉर एग्जांपल किसी दिन आपको लगेगा कि आपने 3 घंटे में 6 घंटे की चीज़ पढ़ ली, और किसी दिन लगेगा 3 घंटे पढ़ने के बावजूद 1 घंटे की चीज़ पढ़ी. तो वो जो फ़र्क होता है वो आपके क्वालिटी ऑफ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है. तो इंश्योर कि वेन एवर यू रीडिंग विथ एक्टिव रिकॉल इन स्पेस रेपिटेशन. बार बार मतलब कि खुद से क्विज करके पढ़ो. कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, वो जो मेमोराइजेशन और रिविजन वाला वीडियो है वो आई थिंक सबको बार एक बार देख लेना चाहिए महीने में एक आध बार, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड वीडियो आई फील. तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, क्लोज द पेज, ट्राई टू रिकॉल इट, देन रीड अहेड, क्लोज द पेज, ट्राई टू रिकॉल इट फ्रॉम योर मेमोरी, देन मार्च अहेड. खुद से क्विज करो कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये चीज़ें थी. ऐसे खुद से मेमोरी से रिकॉल करोगे, ऐसे एक्टिवली पढ़ने की कोशिश करो, तो वो क्वालिटी आवर्स निकल के आएंगे आपकी स्टडी में से. ऐसा नहीं कि बस बैठ के पढ़ रहे हैं. और एक्चुअल में गिनने बैठोगे कि मतलब मैं 7 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पता चलेगा कि बस पढ़ाई तो मात्र 3-4 घंटे की हो पा रही है. तो ये सही में होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि गूगल कैलेंडर में कभी कोशिश करना एग्जैक्टली ट्रैक करने का कि मैं कितना टाइम पढ़ता हूँ. एंड आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट, मतलब अच्छा गूगल कैलेंडर बनाने का मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल बनाने बोल रहा हूँ मैं. टाइम टेबल्स के तो मैं सख्त अगेंस्ट हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि गूगल कैलेंडर में ट्रैक करो खुद को कि मेरा टाइम जा कहाँ पे रहा है. हाउ मच टाइम एम आई टेकिंग फॉर शावरिंग एंड मतलब कि टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हाउ मच टाइम एम आई पुटिंग एट ऑफिस. और टैंजिबल गिनती करके कितने घंटे मेरे पढ़ाई में जा रहे हैं. और जब पढ़ाई करो तो फिर मतलब फुल फोकस के साथ. पोमोडोरो टाइमर लगाया आपने, फॉरेस्ट ऐप यूज़ किया, 25 मिनट्स 5 मिनट्स, 25 मिनट्स 5 मिनट्स. डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दोज 20-25 मिनट चांस. बहुत पावरफुल स्टडी टेक्निक है. मतलब आप एक बार फोकस के साथ 20 मिनट पढ़ के देखना, लाइक आप खुद अमेज हो जाओगे रिजल्ट से कि यार 20 मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है. बिकॉज यूजुअली होता है कि ये पूरी स्टडी कम्युनिटी इतनी टॉक्सिक बन गई है ना कि 12 घंटे 15 घंटे एकदम नॉर्मलाइज हो गया. तो इफ़ यू टॉक एनी थिंग लेस देन 2 डिजिट नंबर्स व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, तो ऐसा लगता है कि आई डोंट स्टैंड अ चांस. बट दैट्स वेरी वेरी फॉल्स. You just try it out for yourself कि set a 20 minutes timer and see how much you can get done in 20 minutes and then multiply it by 10. Then you'll be able to see कि यार हाँ नहीं मतलब 20-25 minutes में भी बहुत power होती है. So yes, I have addressed almost everything that I wanted to address. Now I'll start taking specific questions related to time management and specific issues that you might be facing. We'll start with Shashi. I have a question related to answer writing program itself, like how to manage time in that. Like, what should I expect from this program? Like, is it collecting load of data, or is it getting a habit of writing an answers, or is it completing answers, or is it getting to know about structures? Like, I have this dilemma. Okay. See, I'll tell you the ideal situation. ठीक है, like if you want to be the absolute best, like if you want to leave no stone unturned,
and I will tell you the minimum things that you should be like you must be doing without fail. ठीक है? Okay. And anything in between that you decide depending on your situation what you're able to pull off. Ideal situation is that you develop notes digitally for all the questions that I'm giving and topics related to it. मतलब कि just secondary topics related to it, not too far-fetched. For example, if I give you something related to child sexual abuse and POXO Act, so you develop some content on children and children in general, like children's के क्या क्या issues हैं और children's के साथ क्या क्या related acts हैं, क्या government initiatives हैं, just basic like that. इतने secondary, not third level, fourth level कि अब चिल्ड्रन में गए तो ऑनलाइन हरासमेंट के ऊपर 10 पेज नोट्स बना रहे हैं, नॉट लाइक दैट. बेसिक कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गेव यू अ क्वेश्चन ऑन पॉक्सो एक्ट, दैट मीन्स कि आई वांट यू टू फोकस ऑन चिल्ड्रन के ओवरऑल क्या इशूज, दैट्स इट. यू डेवलप्ड सम बेसिक फेसेट्स ऑन चिल्ड्रन, यू आर डन. इतने आपने नोट्स बना लिए, आपने सारे आंसर्स लिख लिए, दैट्स इट. दैट इज़ द एब्सोल्यूट आइडियल सिचुएशन दैट यू कैन डू. If you want to be like best of the best, you want to have full on practice, you want to ensure कि you're not leaving any stone unturned, to these two things that you have to do. Now I'll talk about what is the minimum that you have to do. Minimum what you have to do is कि at least make notes on the questions that I have given you, even if you don't make notes on the secondary topics. ठीक है? जो मैंने questions दिए हैं उनके ऊपर तो digital notes बना ही लेना, and write at least 5 answers in a week. Okay. 5 answers in a week. And I'll also tell you what is the aim of the program also. कि मतलब what is it that you're supposed to gain from it. Firstly, the aim is to ensure कि you have mains ready content at your disposal before the end of this year. ठीक है? कि कल को आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो immediately you can search and look up your notes कि हाँ, I have made notes on this particular topic before. That is what we have to do, right? And data collection etc is a part of it, right? When you read others answers, I always say it कि मतलब कि the more people submit their answers the better it is, because जब आपने अपना आंसर लिखा तो आपने इन्वेस्टमेंट लगा के अपनी स्किन इन द गेम दिखा दी उसमें. नाउ यू हैव सम इमोशंस अटैच्ड टू दैट आंसर. सपोज वो पॉक्सो वाली आंसर है, तो अब आपके अंदर एक अर्ज रहेगी कि यार मैं दूसरों के भी आंसर्स पढ़ के देखता हूँ कि कैसे लिखा है, मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डाला हो. इफ़ यू डू नॉट राइट दैट आंसर, यू विल नॉट हैव दैट अर्ज ऑफ सीइंग दैट अदर्स आंसर्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसीलिए आई ऑलवेज टेल यू कि आंसर्स लिखो, बिकॉज जब आप लिखोगे ना तो आपके अंदर से वो जागृति होगी, वो अर्ज होगी कि यार मुझे दूसरों के भी आंसर्स पढ़ के देखना चाहिए कि उन्होंने कैसा लिखा है, चलो देखते हैं थोड़ा सा. एंड बाय रीडिंग थ्रू दोज आंसर्स जो वैल्यू एडिशन है वो आपको मिल जाएगा अपने आप, बिकॉज everybody will bring something unique to the table. Everybody is looking up different websites, somebody is copying from Niti Aayog, somebody is picking up from PIB, somebody is picking up from newspapers. So even if you read 2-3 answers, you'll find 4-5, matlab, let's say in every answer you find 2 news content, right? So you have 6 pieces of new content ready without even having to look anywhere. So that is the aim of the exercise, to firstly have your mains notes ready, to convert those mains notes in the form of question answer format by writing them down in your own handwriting so that you have ready-made intro conclusions for a lot of topics, and thirdly to have a lot of answer writing practice before you start preparing for prelims only. Those are the 3 main goals of the program. अर्पित, इसमें मेरा एक डाउट था, जैसे आंसर वी आर राइटिंग आंसर, सो मेरे का इशू होता है कि आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर सारे चीज उसकी जल्दी पे इंस्टेंट पे, तो होता है कि इट्स बेसिकली जो नोट्स बना है वो देख रहा हूँ फिर आंसर लिख रहा हूँ, तो इस कारण एक गिल्ट होता है कि इज दिस द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, या फिर मतलब एफिशिएंसी हट जाती है, क्योंकि यू आर आंसर राइटिंग में ये भी ना कि स्पीड वाला मैटर को यूज करना है, पर क्योंकि मैं आंसर देख के कर रहा हूँ, मतलब आंसर क्या मतलब जो मटेरियल है वो देख के मैं लिख रहा हूँ, सो मैं थिंक तो उतना नहीं कर रहा जितना मैं अगर पूरा मतलब जैसे एग्जाम के टाइम में लगता है कि पूरा बंद करके दिख रहा हूँ, तो वो स्पीड वाला फैक्टर समझ में नहीं आ रहा कि मेरी स्पीड सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है, तो मतलब एक डिलेमा हो जाता है आंसर लिखते वक्त कि ये वाली चीज़. सी इसके लिए ना मैं क्या अप्रोच सजेस्ट करूँगा कि जैसे क्वेश्चन मैं देता हूँ ना, तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि क्वेश्चन को खुद से ब्रेक डाउन करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब विदाउट इवन नोइंग एनीथिंग व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू राइट अबाउट इट. पहले ये सोचो.
उसके बाद में अपने नोट्स डेवलप करो। उसके बाद नोट्स को जितना क्रिस्प हो सके उतना क्रिस्प रखो, ठीक है। उन क्रिस्प नोट्स को याद करो और रट्टा मारने जैसे याद मत करो। अगेन वो जो मैं बोलता हूँ ना, स्टडी फ्रॉम लोअर रेजोल्यूशन टू हायर रेजोल्यूशन, कि पहले सब हेडिंग्स देखो कि क्या क्या सब हेडिंग्स आएंगी इस क्वेश्चन के अंदर, उनको याद कर लो पहले कि ये 5 सब हेडिंग्स हैं। अब हर सब हेडिंग के अंदर पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करो कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और लास्ट में उनके एग्जाम्पल्स को याद करने की कोशिश करो। तो याद इटरेशंस में करो रैदर देन वन परफेक्ट रीडिंग। मतलब एक चीज़ को 5 बार जल्दी जल्दी पढ़ना इज़ मच मोर एफिशिएंट रैदर देन रीडिंग वन थिंग इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम वंस। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ऐसे करके फिर लिखोगे, और तो भी वो इम्परफेक्ट आंसर रहेगा ना, तो भी अच्छी बात है, बिकॉज वो रिकॉल वाली चीज़ तो हुई, आपने जो याद थी वो चीज़ लिख ली पेपर पे, और जो चीज़ छूटी वो रेड पेन से आप ऐड कर लो अपने आंसर में। इसमें भी ओपन बुक रहना वर्क्स या फिर? हाँ, अब अभी मैंने बोला ना कि अभी परफेक्शनिज्म के लिए तो बिल्कुल एम नहीं करना है। आप ये सोचो ना कि आप अभी जो नोट्स बना रहे हो, आप मेंस लिखने के पहले उन नोट्स को एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 5 बार पढ़ोगे। तब तो अभी जो रिटेंशन हो रहा है, अभी तो आपने नोट्स बस एक बार पढ़ा है, टॉपिक समझा है, उसके बाद आप इतना लिख ले रहे हो, एंड लिखना इज इक्वल टू 2-3 टाइम्स रिविजन। तो उसके बावजूद यू डू लाइक 4-5 रीडिंग्स ऑफ योर नोट्स, बहुत रिविजन हो जाएगा और अच्छा रिकॉल आ जाता है एग्जाम में, तो स्पीड का कुछ नहीं रहता। सुशांत? Yeah, Arpita. Firstly, thanks to Shashi and Kunal. I also had the same questions and confusions. Yeah. I got some answers from that. I have one request that can we get the topic of the set of questions 1 week prior? Like now we are doing Definitely, international definitely. relations, right? Yeah. Actually, it's posted in the group, but it has gone up because of the messages. So Oh, I'll oh, I'll I'll okay, okay. I'll I pin missed that it. topic, that particular message. Okay. But we have only 1 week of this IR left. I'll send that topic for the next week, right? No issues about that. Yeah, I mean, see, the thing is, if IR I haven't read at all Yeah. because I mean, Mhm. this is the first time I'm doing it. So, if I would have known that IR is coming next week, last Monday, right? Yeah. I would prepare for a while, and I would be in better Okay, place. okay, It's okay. not questions. It's not questions. Right. Like what exactly the topic for the next week, right? Right. I mean, like my expectation is every Monday you'll have sets of questions, right? Right. Uh, so along with that, if you can give the topic for the coming week, Coming week. Definitely. I'll do yeah, that. yeah, I'll do that. yeah. एक्चुअली सेंड द शेड्यूल वाला थिंग ना काफी पहले कि हाँ. for 2 months we हाँ, have हाँ. मैंने वो एक्सेल का वो भेजा था Yeah. जिसमें ग्रीन कलर से हाईलाइटेड था ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन। वो आई थिंक सुशांत मस्ट हैव मिस्ड इट बाय चांस, मतलब वो I sent- स्टार्टिंग में जा था जब शुरू हुआ था आपका हाँ, उस टाइम भी एक भेजा था, वीक 1, वीक 2, वीक 3, Yeah. वीक 4, वैसा करके। Okay. Weekly ones, I maybe I missed it. What I got was about like first 2 months we'll have a GS2, then GS3, then So you had the GS1. monthly timeline, not the weekly one. Uh-huh. Okay. No worries about Can you that. share But that once next again? week onwards, I'll make sure that I post the topic beforehand, right? So 1 week before you'll get the topic. So if you want to prepare, you can prepare it, right? So next week, what are the topics? for the next We'll week? do these multilateral organizations like WTO, BIMSTEC, SARC, G20, etc. Okay. So currently we are doing Okay. India's bilateral relations with other countries. Then we'll do international bodies in the next week. Next week is also will be, I mean next week focus on next week also will be on international relations. only, Yes. right? Yes. After that, we'll be done with GS2. Okay, so so after that week you will start GS3 or how is it? Yes, Or yes. any revamp? Yeah. We'll do GS3 after that. Maybe we'll try to do some tests also, some mini test, 1.5 hour sort of test. I'll give the topics beforehand of the questions so that you can prepare, right? You can do a quick revisions of the questions that you have already written. So you'll get 1 week to prepare for that, and you can write a 1.5 hour test also. So
Okay. So you mean to say this week and next week, and we're done with GS2, right? Yeah, Okay, then okay, fine. Yeah. okay. Disha, Shivani, do you guys have any questions? Yeah. So the only problem in terms of time management I'm facing is so my optional is commerce and accountancy, right? So it's Yeah. taking a lot of time. So it's taking around 4 hours every day. And sometimes, when I am solving, let's say, numericals, because my target is to complete paper one and not focus on paper two. Right, right, right. So sometimes on optional, I cost my GS. Okay. How to balance this out, yeah, and what to prioritize at this point of time much, because my condition, I've just started. Yeah, yeah, yeah. So see, I sent one screenshot a while back in the group from Abhishek Saraf sir IAS. He was rank 8 in 2019. So he's added me on his WhatsApp and he sent this one quote. The farther you are away from mains, the better it is time to read your optional. Okay. So, Hmm. so I would sum it up in this one quote: "Ki since you are away from mains right now, it is Hmm. absolutely fine if your GS is costing a little bit because of your option, not too much, Okay. a little bit. You can afford that right now, okay? But once, let's suppose ki we are talking in October, abhi your ratio is like 65, 35, right? Yeah. Ki 65% optional and 35% GS. So Hmm. in October, it should have come down to like 50-50. Okay. All right, Hmm. makes sense. And by December end, it should be more like 20% optional and 80% GS. Okay, but considering I've just started GS, so GS feels a bit overwhelming for me. Okay, okay, So okay. I'm not sure if I should right now keep it like 40-60 instead of making it like No, no, 60-40. Okay. don't fear about it. See, general studies is social sciences, right? We start with NCRTs, everybody knows that. All the Yeah. basis is there only. These subjects, मतलब कि these are not like maths and sciences कि आपको ऐसे doubts आएंगे कुछ इन चीज़ों Hmm. को पढ़ने में, right? So there is a particular method to the madness, and they can be done very fast if you know how to do them. And we'll discuss Okay. it on one-to-one also in respect to every subject how you have to go about it, right? But That was. Yeah. abhi you can afford to put more time into your optional and comparatively lesser time to GS. Okay. Okay, Disha? And That's it. don't be overwhelmed by GS. मतलब कि सारे basic subjects हैं. And see, अभी you might have started with polity, economy, geography. ये तीन चीज़ें हैं जो थोड़ी सी वियर्ड सी फील होती हैं बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स इन दैम. और होता ये है कि पॉलिटी का मेंस का एस्पेक्ट बहुत अलग होता है और पॉलिटी का प्रीलिम्स का एस्पेक्ट बहुत अलग होता है. सेम फॉर इकोनॉमी के मेंस के क्वेश्चन कुछ अलग ही प्रकार के आते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखो तो कुछ अलग ही रहते हैं. तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन होता है. ये चीज़ ना जोग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट वगैरह में नहीं होती है. इन्वायरमेंट के लिए यू रीड वन बुक और आपका प्रीलिम्स दोनों हो जाता है. हिस्ट्री के लिए यू रीड वन बुक, आपका प्रीलिम्स में दोनों हो जाता है. तो ये सब्जेक्ट्स के साथ में थोड़ा इसीलिए ओवरवेलमिंग फील होता है. बट वंस यू आर डन विद दीज सब्जेक्ट्स, उसके बाद इट्स ईजी सेल. One more thing, so there is no track of time. So with me, what's happening is the full day goes like, I mean, there is no track of it. So, हाँ. but I think the thing that you just mentioned, that you should more focus on not how many hours you are reading, but whether you are completing your targets is like Exactly. more important than the former one. Exactly. So, but just fulfilling the target should be fine, right? Because my number of productive hours is only happening around 5 to 6 hours. हाँ, that's fine. Productive is the overall. Productive, if we carve out, would be only 4 hours or something. It happens with everyone. Like, let's suppose you sit Okay. down to study for 8 hours, your productive hours would be like 5 hours basically. Matlab, Yeah. not more than that at all. So, obviously, like completing the targets, like defining what completion means first of all, and then like attaching time to it कि इतने से इतने समय में मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगी, and then completing it. So that should be your area of priority and not कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना हो रहा है, ये सब. Okay. Thanks. Welcome. Shivani, what about you?
No, sir. I mean, we just had a one-on-one today only, Yeah, so I'm yeah, sorted for now. exactly. चलो ठीक है फिर. All right, then that's it from my side. If you still have any questions, so I'm always available, right? So bid adieu to all of you. Good night. Good night, doctor. Good night. Good night.